दोस्तों नमस्कार। नेटजैक्स के इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रवि रमेश चंद्र। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछले वीडियोस को बहुत सराहा, बहुत सारे कमेंट्स आपके आए, ईमेल आए और बहुत सारे मैसेजेस आए। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है भारत में, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज डे। दोस्तों भारत गाँव का देश है। भारत की अधिकांश जनता और भारत की आत्मा गांव में रहती है और पंचायत भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है हमेशा से, प्राचीन काल से ही। पंचायत शब्द ही पंच शब्द से आया है, जहां पर समाज में कुछ समझदार लोग, कुछ वरिष्ठ लोग बैठते थे और समाज के मसलों को हल करते थे, समाज को दिशा देते थे, समाज के लिए नियम बनाते थे। और वहीं से पंच परमेश्वर की धारणा आई। धीरे धीरे ये व्यवस्था भारत में बहुत ही मजबूत होती गई और गणराज्यों के समय पर तो ये बहुत ही मजबूत व्यवस्था थी, राजनीतिक रूप से भी। यहाँ तक कि अपने प्रतिनिधि का चुनाव भी ये व्यवस्था खुद कर लेती थी, अपनी अर्थव्यवस्था ये खुद निर्धारित कर लेती थी, न्याय व्यवस्था खुद निर्धारित कर लेती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भारत में राजनीतिक परिवर्तन आते गए, बाहर से आक्रमणकारी आते गए, ये व्यवस्था भी ध्वस्त होती गई, क्योंकि बड़े साम्राज्यों का निर्माण होता गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बड़े साम्राज्य का निर्माण हुआ और धीरे धीरे पंचायतों का अधिकार कम होता गया, सत्ता केंद्रीय सत्ता के हाथ में ज्यादा जाती रही। लेकिन फिर जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने गांव पंचायत की यूनिट का प्रयोग जमींदारी सिस्टम लागू करके, राय बहादुरी सिस्टम लागू करके अपनी कर वसूली और दंड व्यवस्था के लिए रखा। तो वहां भी कुछ ज्यादा पीपल्स एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं वो नहीं हो सका। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत के पुनर्निर्माण की जो स्वप्न था हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, वो मौका आया उनके हाथ में कि वो भारत का एक पुनर्निर्माण करें। पूर्ण स्वराज्य लोकमान्य तिलक की अवधारणा थी, पूर्ण स्वराज्य महात्मा गांधी की अवधारणा थी और एक सशक्त भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू की अवधारणा थी। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना लाई महालोनाविस की मदद से। और पंचवर्षीय योजना, पहली योजना का ज्यादा फोकस जो था वो औद्योगिकरण था, भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन था, क्योंकि हमें प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देना था, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ ध्यान देना था, हमें फाइनेंशियली एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनना था। और धीरे धीरे समाज के विकास के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान्स लाए गए, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस लाई गई। लेकिन इन प्लान को वॉलंटरीली ज्यादा रखा गया है। दे वर वॉलंटरी इन नेचर, मैंडेटरी नहीं था। कोई स्ट्रक्चर इसका नहीं होने से इनका ज्यादा कुछ असर नहीं दिख सका। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज सिस्टम के गठन के लिए बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई 1956 में, और इस कमेटी ने 1957 में अपनी रिकमेंडेशंस दी कि भारत में पंचायती राज का गठन होना चाहिए, पंचायतों का पुनर्गठन होना चाहिए। तभी ऑर्गेनाइज्ड और एक्टिव रूप से हम विकास के जो मॉडल्स हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तभी हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ग्रास रूट तक ले जा पाएंगे और ग्रास रूट डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं उसे हम साकार कर पाएंगे। तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर में 1959 में पंचायती राज सिस्टम शुरू किया गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने शुरू किया और धीरे धीरे लगभग सारे राज्यों ने इसको शुरू कर दिया। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भारतीय संविधान के भाग 4 में सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के आर्टिकल 40 में कहा गया है कि द स्टेट शैल ट्राई टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। आर्टिकल 243 में ग्राम पंचायत का स्वरूप, उसका स्ट्रक्चर, उसका पावर, उसका फंक्शन, उसमें रिजर्वेशन पॉलिसीज पर बात ABCDE में क्रमशः की गई है। तो ये तो होगी पंचायतों के पुनर्गठन की बात। साथ ही साथ हमने स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट प्लान 4th प्लान में लाया, ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी 4th प्लान में लाया, मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स डेवलपमेंट एजेंसी 4th प्लान में लाया, कमांड एरिया डेवलपमेंट 5th प्लान में लाया, ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम 5th प्लान में लाया। तो इस तरह से अलग अलग प्लानिंग कमीशन के समय हम अलग अलग बड़ी योजनाएं लाते रहे, जिनको लागू करने के लिए पंचायतों की मदद सरकार को लेनी थी और सरकार को मदद मिली। लेकिन इनमें फिर से वो जो वांछित, जो रिक्वायर्ड पॉलिटिकल चेंज था, देश में इकोनॉमिक चेंज था, वो आ नहीं रहा था। मोर और लेस
राज्यों की ही मनमानी चल रही थी और ग्रास रूट लेवल पर पंचायतों को बहुत कुछ शक्ति सत्ता मिलती दिख नहीं रही थी। इसलिए फिर से 1966 में एक अशोक राय मेहता कमेटी बनाई गई और 77 में अशोक राय मेहता कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन 78 में दिया, जिसमें उन्होंने 132 सजेशंस दिया और एक 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, 3S3 पंचायती राज सिस्टम, मतलब डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत, इन 3 स्तरों पर पंचायती राज सिस्टम को पुनर्गठित करने का सुझाव दिया। इस रिपोर्ट को पार्शियली इंप्लीमेंट किया गया, कुछ अंश को इसके लागू किया गया, कुछ अंश इसका लागू नहीं किया गया और फिर से पंचायतों की यात्रा चलती रही। पंचायतों ने पंचायती राज सिस्टम के सशक्तिकरण में, एम्पावरमेंट में सबसे बड़ा मोड़ जो आता है वो राजीव गांधी की सरकार के समय आता है, क्योंकि राजीव गांधी का विजन था कि गांव तक पहुंचे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से गांव तक पहुंचे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट गांव तक पहुंचे, यूथ एम्पावरमेंट हो, जैसे उन्होंने राइट टू वोट को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया और इसी क्रम में उन्होंने 73rd और 74th अमेंडमेंट प्रपोज किया। हालांकि ये उनके जीवन काल में नहीं संभव हो सका, बाद में 1992 में 73rd अमेंडमेंट लाया गया संविधान में, जिसमें कि ग्राम पंचायतों के अधिकार को बढ़ाया गया, उनको आर्थिक स्वायत्तता, फाइनेंशियल पावर उनका बढ़ाया गया, उनको फाइनेंशियल जुरिस्डिक्शन बढ़ाया गया और पंचायतों का महत्व भारत में पहली बार मालूम पड़ा। तो ये इसका श्रेय राजीव गांधी सरकार को जाता है और उसके बाद के आए वीपी सिंह सरकार और नरसिम्हा राव की सरकार को जाता है। 93 से 73rd अमेंडमेंट पूरी तरह से प्रभाव में आ गया। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट हम जान लें कि इस अमेंडमेंट को हमने 73rd अमेंडमेंट कहा, जिसको 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में रखा और इसके इलेक्शंस, पंचायतों में इलेक्शंस कंपलसरी कर दिए गए और इसके इलेक्शन का कारभार स्टेट इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। तो राज्य का जो चुनाव आयोग होता है इसकी इलेक्टोरल रोल तैयार करता है और ये चुनाव कंडक्ट करता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन होता है, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होता है, 1/3 सीट, 1/3 सीट्स इनके लिए रिजर्व रहती है जनसंख्या के मुताबिक, वहां की लोकल डेमोग्राफी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और इलेक्शन कमीशन निर्णय लेते हैं। कुछ कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए 50% तक सीटें रिजर्व हैं और कुछ राज्यों में 33%, कुछ जगहों पर 30%, इस तरह से क्रमशः अपने अपने हिसाब से हैं। महाराष्ट्र पहला राज्य था जिसने पंचायतों में वीमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया और को ऑप्शन की सुविधा सबसे पहले दी 1961 में, कि अगर महिलाएं चुन के नहीं आती या चुन के आए भी तो भी 2 महिलाएं को ऑप्ट की जाएं। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने 1986 में को ऑप्शन सिस्टम लाया, उसके बाद कर्नाटका ने 1985 में लाया। तो इस तरह से भारत में पंचायती राज सिस्टम विकसित होने लगा, अपनी जड़ें जमाने लगा। दोस्तों 92 के पहले जो पंचायती राज सिस्टम था, पंचायत, वहां भारत में ग्रामीण प्रशासन तो था लेकिन ग्रामीण सरकारें नहीं थी, मतलब प्रशासन राज्य के माध्यम से चल रहा था लेकिन ग्रामीण सरकार, जिसे गांव की अपनी सरकार कहा जाता है, वो नहीं थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था, जिसकी वजह से ये एक जो रियल एम्पावरमेंट होता है वो हो नहीं पा रहा था यहाँ पर। अब हम समझ ले पंचायतों का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत हम समझ लें। डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत जिसमें 15 से 20, कहीं कहीं 50 तक के प्रतिनिधि हो सकते हैं, ये निर्भर करता है उस जिले की जनसंख्या कितनी है। ये सभी इसके सदस्य चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से सदस्य चुने जाते हैं और वो बाद में अपने अध्यक्ष का चुनाव, प्रेसिडेंट का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। कुछ राज्यों में प्रेसिडेंट का भी चुनाव और सदस्यों का चुनाव भी डायरेक्ट पब्लिक करती है। उसके बाद आता है ब्लॉक लेवल पंचायत, तो या तालुका लेवल पंचायत। ब्लॉक लेवल पंचायत के सदस्य भी 15 से 20, कहीं कहीं 30 तक हो सकते हैं, वो भी स्थानीय जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण को ध्यान में रखते हुए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए उसका कंपोजिशन होता है। उसके अध्यक्ष का चुनाव भी ज्यादातर जगहों पर इन्हीं सदस्यों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। फिर आती है ग्राम सभा, जो एक बेसिक यूनिट है पंचायती राज सिस्टम की, जिसमें ग्राम प्रधान हेड होता है, मुखिया होता है इस व्यवस्था का, उसको जनता सीधे चुनती है। ग्राम पंचायत के बाकी के सदस्य भी चुने जाते हैं, अलग अलग वार्ड में ग्राम सभा की संरचना रहती है और इनका चुनाव जनता सीधे करती, जो मिलके गांव की जमीन, गांव के
स्थानीय मुद्दों को लेकर काम करते हैं, गांव के विकास पे ध्यान देते हैं। अब पंचायत का जुरिस्डिक्शन हम देख लें, उनको क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या उनको अधिकार दिए गए, क्या काम पंचायतें भारत में कर सकती हैं। तो अगर हम लिस्ट देखें तो सबसे पहले कृषि संबंधित और कृषि कार्य, जमीन का रिफॉर्म करना, लैंड रिफॉर्म, लैंड कंसोलिडेशन, लैंड कंजर्वेशन, लैंड रिकॉर्ड्स रखना, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, वाटर मैनेजमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड पोल्ट्री, फिशरीज, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म forestry, minor forest produce, small scale industries including food processing industries, khadi village and cottage industries, rural housing, drinking water, fuel and fodder, road, culverts, bridges, ferries, waterways and other means of communication, rural electrification including distribution of electricity। जैसे कुछ गांव में अपनी खुद की विद्युत व्यवस्था तैयार करते हैं। कर्नाटक का एक गांव है जो अपनी खुद की बिजली तैयार करता है, 3 वाट तक की बिजली जो वो प्रोड्यूस कर लेता है। एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरीज, कल्चरल एक्टिविटीज, मार्केट एंड फेयर्स, health and sanitation including hospitals, primary health care centers, family welfare, women and child development, social welfare including welfare of the handicapped and mentally retarded, welfare of the weaker sections and in particular of the scheduled caste and scheduled tribes, public distribution system PDS, maintenance of community assets। तो ये कुछ 29 टाइप के काम दिए गए हैं पंचायतों को भारत में, जो पंचायतें कर सकती हैं। अब हम इसके फंक्शन पर देखें दोस्तों। आज का वीडियो थोड़ा सा आपको आगे बढ़ा होगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है समझना पंचायतों की आज रियलिटी क्या है। पंचायती राज सिस्टम लागू तो हो गया, लेकिन ग्राउंड पर आप देखेंगे राजनीति जो पंचायतों की होती है वो ज़्यादातर जाति पर आधारित है और व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत क्षमता पर, उसके धनबल बाहुबल पर केंद्रित हो गई है। पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था तो हो गई है, लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के प्रतिनिधि आते हैं उनको भी गांव के दबंग और प्रभावशाली लोग ही नियंत्रित करते हैं। महिलाओं के मामले में तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। महिलाएं चुन ली जाती हैं, लेकिन वहां प्रधानपति हस्बैंड जो होते हैं वो चुने हुए प्रतिनिधि के, प्रधान के, सरपंच के, वो काम करते हैं। तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है कि प्रैक्टिकली वो उन्हें पता भी नहीं होता कि वो किस पद पर चुनी गई हैं। और कुछ जगहों पर तो ग्रामीण भागों में मैंने पंचायत चुनाव के समय प्रचार में देखा, खासतौर पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में, जहां लोगों को सोचना चाहिए कि महिला प्रतिनिधि जो है उनकी तस्वीर पोस्टर पर कहीं गायब है, सिर्फ उनके पति का फोटो और उनका नाम और महिला का नाम प्रतिनिधि के रूप में आएगा कि भाई ये प्रत्याशी हैं। कई जगहों पर अगर फोटो डाला भी है तो पूरी तरह से बुरके में फोटो डाला है, जहां चेहरा ही नहीं दे, मतलब जनता देख ही नहीं रही। तो सिर्फ जनता उसके हस्बैंड, बेटे, भाई, पिता, इनके तस्वीर और इनके नाम को देखकर इनके नाम पर वोट दे। तो ये एक लोकतंत्र का बड़ा मखौल सा उड़ाया जाता है हमारे देश में। महिलाएं चुन भी ली जाती हैं तो मीटिंग जब कंपलसरी ना हो तो मीटिंग में नहीं जाएंगी, पंचायतों में नहीं जाएंगी, पंचायत के कार्यों के मॉनिटरिंग सुपरविजन में नहीं जाएंगी। ऐसी नहीं कि उनकी इच्छा नहीं जाने की। जो एक पैट्रियार्कल सिस्टम, पितृ सत्रात्मक व्यवस्था हमने बना रखी है, वो पुरुष प्रधान समाज पुरुषों को ही सारी व्यवस्था देके रखता है, पुरुषों के हाथ में सारी पावर को देके रखता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है जहां रिफॉर्म की हमें जरूरत है। वीमेन को और आगे लाने की जरूरत है। और प्रधान पति, प्रधान भाई, प्रधान का बेटा, प्रधान का पिता, ये नहीं चलेगा। जो प्रधान महिला चुनी गई वही चलेगी। इस क्षेत्र में काम होना चाहिए। दूसरी ओर पंचायतों की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पर भी और ज्यादा काम करने की जरूरत है। और इससे भी ज्यादा जरूरत है पंचायत में जो चुने प्रतिनिधि हैं उनके प्रशिक्षण और विकास पर, उनके डेवलपमेंट पर और ओरिएंटेशन पर। बेसिकली उन्हें कुछ टेक्निकलिटीज ज्यादा समझती नहीं, तो उन्हें लाके ओरिएंटेशन किया। केरला में जैसे केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एरिया डेवलपमेंट है, किला। महाराष्ट्र में जैसे यशदा है, यशवंतराव चौहान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये संस्थान जो है अपने पंचायत के चुने गए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देती हैं, उनको कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देती हैं, बजट कैसे बनाते हैं उसकी जानकारी देती हैं, पंचायतों में
किस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग, आईसीटी का प्रयोग बढ़ाया जाए उसकी जानकारी देती हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन की जानकारी देती हैं, सोशल एम्पावरमेंट पर जानकारी देती हैं। तो जब पंचायतों के प्रतिनिधि इस तरह से प्रशिक्षित होकर जाएंगे तो अपने आप पंचायतें एम्पावर हो जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों अगर भारत में लोकतंत्र सही मायनों में सफल होना है तो वो लोकतंत्र पंचायतों से ही निकलेगा। और जब तक पंचायतों को हम पूरी तरह से सक्रिय, पूरी तरह से सशक्त और पूरी तरह से फंक्शनल नहीं कर देंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से, तब तक पंचायती राज सिस्टम महज एक कागजी शेर रह जाएगा। खासतौर पे आज जिस तरह से कोरोना हम देख रहे हैं कि लोग अपने ही जिले में बॉर्डर में कन्फाइंड हो जा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर सामग्रियों के लिए, सप्लाईज के लिए डिपेंड हो रहे हैं। अगर पंचायतों को हम सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, उनके उत्पाद, उनके लोकल बाजारों को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, कॉटेज इंडस्ट्री को हम सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, तो वहीं का उत्पाद वहीं पर बने, वहीं पर प्रोसेसिंग हो, वहीं पर उत्पादन हो, वहीं पर खपाया जाए वहीं के ग्राहकों में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो हो जाएगी और बहुत कुछ बच जाएगा और हर गांव अपने आप में सशक्त हो जाएगा। लेकिन इसमें फिर उन मल्टीनेशनल कंपनीज और उनकी पॉलिसीज आड़े आती हैं, जहां हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, जहां पॉलिटिकल पार्टीज और नेशनल लेवल के नेताओं को डटकर परिस्थितियों का मुकाबला करना होगा। तो पंचायती राज दिवस पर एक बार फिर आपको शुभकामनाएं और शुभेच्छा। आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करिए, लोगों से शेयर करिए और कुछ अगर आपको लगता है कि इन विषयों पर जानकारी वाले वीडियो बने तो हमें ज़रूर बताते रहिए। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।